सेहत की धुन को सुरीला बनाए रखने में हमारी किडनी अहम भूमिका निभाती है। 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया ताकि लोगों को किडनी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके। बिल्कुल, और वर्ष 2026 की थीम पर यदि हम नजर डालें तो वो है हेल्दी किडनी फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। और आज हेलो डॉक्टर में हम इसी विषय पे बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ दो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर बी के उपाध्याय का। नमस्कार। आप किडनी के डॉक्टर हैं, एम्स दिल्ली के एलुमनस हैं। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। और स्वागत कीजिए डॉक्टर सौरभ शर्मा का। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल से। तो डॉक्टर उपाध्याय, आपसे शुरू करते हैं। इस बार की थीम पर यदि हम नजर डालें तो हेल्दी किडनी फॉर ऑल तो समझ में आता है, केयरिंग फॉर पीपल, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं कि हम प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट से उसे लिंक कर रहे हैं? नहीं, ये बहुत ही अच्छी थीम है इस बार का जो नेफ्रोलॉजी सोसाइटी ने रखा है कि आजकल कहीं ना कहीं जो हमारे प्लेनेट में चेंजेज आ रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है, उसका इफेक्ट हम जनरल पॉपुलेशन पे पड़ रहा है, पेशेंट्स के ऊपर पड़ रहा है। और एक दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो पेशेंट की केयर में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट प्लेनेट पे पड़ रहा है। तो हमें दोनों तरफ केयर करने की ज़रूरत है। पेशेंट को भी अच्छी केयर देनी है और प्लेनेट को भी प्रिजर्व करना है। तो ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी की। डॉक्टर सौरभ, गर्मी है, सर्दी है, पॉल्यूशन है, तो इसका प्रभाव हमारी किडनी पर पड़ता है। जी, ये तो हम बात करें अगर इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स की, तो इसमें क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डिहाइड्रेशन, मतलब शरीर में पानी की कमी होना। और साथ में जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एयर पोल्यूशन, जो कि आजकल बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है। तो दोनों मिलकर दुष्प्रभाव किडनी पे भी डालते हैं। जी, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें, उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, किडनी हेल्थ भी। लेकिन यदि आप भी आज इस विषय पर कोई सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर सौरभ शर्मा से, डॉक्टर उपाध्याय से, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए, 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर उपाध्याय, इस समय अगर हम भारत की आबादी देखें 140 करोड़, क्या इंसिडेंस है किडनी डिजीजेस का? सर, ये बड़ा स्केरी है। अच्छा। बट हमें अपनी इन्फॉर्मेशन तो बढ़ानी है। ये ऑलमोस्ट 10% के आसपास हो गया है। अच्छा। कि हर 10 में से एक आदमी को किसी न किसी तरह की किडनी की बीमारी है। तो सच में पर हम ये बोलना चाहेंगे इसी के साथ में, इस लाइन के, कि हर किसी को किडनी फेलियर 100% नहीं हो गया है, कि हर किसी को उस डिग्री का किडनी प्रॉब्लम है कि उसको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। बट कहीं ना कहीं हम प्रीडिस्पोज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और कहीं ना कहीं इन बिटवीन हैं। तो वी नीड टू बी रियली वेरी कॉशियस कि हम उस स्टेज तक ना पहुंच जाएं जिसको हम एंड स्टेज रीनल डिसीज बोलते हैं, एंड स्टेज किडनी डिसीज बोलते हैं, जहाँ पे हमारे सर्वाइवल के लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट मस्ट हो जाता है। जी, तो डॉक्टर, क्या आप कोई खास फैक्टर्स, कोई खास रीजंस देखते हैं जिस वजह से ये जो आंकड़ा है बढ़ रहा है? तो हम अगर अलग अलग रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सबसे जो 3 इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हम भारत में देख रहे हैं वो है टाइप 2 डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी, और तीसरा है मोटापा, ओबेसिटी। तो ये 3 रीजंस हैं। इसका मतलब हमें जीवन शैली में सुधार लाना होगा। जी, जैसा कि हम अभी देख रहे थे कि आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों को मिलाकर अगर इंटीग्रेटेड मेडिसिन का रूप देखें और जीवन शैली में ऐसा बदलाव लेकर आएँ, जिससे कि एक्सरसाइज नियमित रूप से करें, और जो खान पान है उसको हम सेहत के हिसाब से अच्छा संतुलित आहार लें। बताइए, अगर मान लो एक व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पीता है 300 ml, उसमें चीनी इतनी ज़्यादा है, क्या बुरा असर पड़ता है सॉफ्ट ड्रिंक का? या मैं बाहर से बर्गर खाता हूँ, जंक फूड? तो अगर हम देखें बाहर का जो फास्ट फूड है, बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक है, तो शुगर की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा है, और नमक की मात्रा, और जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, सेचुरेटेड फैटी एसिड है, उसका अगर हम रेशियो देखें तो इसमें बहुत दुष्प्रभाव किडनीज पे भी पड़ता है और पूरी सेहत पे, पूरे मानव शरीर पे पड़ता है। जी डॉक्टर, क्या आप इसमें एज फैक्टर भी देखते हैं, या ये हर एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है? नहीं, एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, एज और जेंडर, मेल जेंडर, ये 2 नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे किडनी की प्रॉब्लम बढ़ती है। पहले ये माना जाता था कि किडनी की बीमारियां ज़्यादातर एजेड पॉपुलेशन की है, कि 50+, 60+ ऐसा। बट आज के टाइम में, जैसे डॉक्टर सौरभ भी बता रहे थे, कि जो नए रिस्क फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स की वजह से यंग लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं, और इवन बच्चे भी स्पेयर्ड नहीं है। बच्चों में किडनी फेलियर होने की प्रॉब्लम्स कंजेनिटल होती है, पैदाइशी होती है, उनमें
बनावट में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो ये किडनी की बीमारी बच्चा हो बड़ा हो किसी को स्पेयर नहीं करती है, रीजन्स बदल जाते हैं। जी, इसलिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो जैसे डॉक्टर्स ने कहा कि जीवन शैली आप अच्छी रखें, प्रिवेंशन पे बल दें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किडनी प्रॉब्लम आ गई, हम लोग डायलिसिस ट्रांसप्लांटेशन सुनते हैं, तो डॉक्टर साहब जैसे किडनी फिल्टर का काम करती है, तो जब अगर डायलिसिस कराते हैं तो डायलिसिस की मशीन किस हद तक टॉक्सिन्स को फिल्टर करती है, कौन से टॉक्सिन्स फिल्टर नहीं कर पाती? तो एक बात मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सभी मरीज जब डायलिसिस पे आते हैं तो डॉक्टर्स बदलते हैं और पूछते हैं कि भी हमको ऐसी दवाई बताएं जो कि हमारा डायलिसिस की बीमारी छूट जाए। तो डायलिसिस पहली बात तो कोई बीमारी नहीं है, एक निदान है किडनी की प्रॉब्लम का। दूसरी बात, जो नॉर्मल टॉक्सिन्स हैं जो कि हम मेज़र कर पाते हैं, यूरिया और क्रिएटिनिन, तो वो तो हम देख पाते हैं, पर 57 तरह के ऐसे और टॉक्सिन्स भी हैं जिनको हम देख नहीं पाते, जिनको 57 टॉक्सिन्स फिल्टर करती है किडनी। जी, जो कि मिडल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ओके। तो उनको आजकल नई टेक्नोलॉजी से हम मिडल मॉलिक्यूल्स को भी क्लियर कर पाते हैं। ऐसी नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं जिससे कि किडनी की पेशेंट्स का लॉन्गिविटी, उनकी जो उम्र है और बढ़ गई। तो जब कह रहे हैं नई टेक्नोलॉजीज, मतलब डायलिसिस एक प्रकार का नहीं है, कई तरीके का है। जी, जैसे बिल्कुल। जैसे कि आजकल नई टेक्नोलॉजी है हाई फ्लक्स डायलिसिस, हीमोडायाफिल्ट्रेशन, HDF। तो इसके द्वारा हम मिडल मॉलिक्यूल्स को क्लियर कर पाते हैं। नई टेक्नोलॉजी है और इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। जी, AI को हम देख रहे हैं, हर क्षेत्र में AI सहायक बन रही है, तो क्या इस क्षेत्र में भी AI का सहारा लिया जा रहा है? AI का बहुत बड़ा रोल किडनी केयर में आने वाला है। इससे बहुत जगह हम डॉक्टर्स को मदद मिलने वाली है। एक तो है कि हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्योंकि किडनी की बीमारी में जैसे वो कहते हैं हर जगह कि टाइम पे अगर कोई चीज़ टाइम पे पता चली, अर्ली डिटेक्शन हुआ, तो हम जल्दी से उस बीमारी को पकड़ सकते काफ़ी हैं, कुछ क्योर कर सकते हैं। क्योंकि किडनी की बीमारी में अगर वो 3 मंथ्स के बियॉन्ड हो गई तो वो क्योरेबल नहीं होती। पर डॉक्टर साहब तो AI का पता इसलिए नहीं लगता क्योंकि 2 किडनी है, तो एक अगर काम नहीं भी कर रही तभी पता नहीं लग पाता व्यक्ति को। किडनी बीमारियां एक साइलेंट किलर डिसीज़ हैं, तो वो कई बार हमारा 50-60% फंक्शन अगर लॉस भी हो गया तो भी हमें कोई सिम्टम नहीं प्रोड्यूस करती है, और सब उससे ज़्यादा स्केरी है कि कई बार ये टेस्ट में भी नहीं पता चलता है 50%। तो AI का रोल सब लेवल पे आने वाला है। डायग्नोसिस हमारी बेहतर होने वाली है, जैसे हम किडनी बायोप्सी की स्लाइड्स को बेहतर इंटरप्रेट कर सकते हैं। CT स्कैन, MRI जो किडनीज का करते हैं आज के टाइम में, हम उसको बेहतर देख पाएंगे। किडनी की बीमारी को जल्दी हम पकड़ पाएंगे कि उसका अकरेंस जल्दी कर पाएंगे। ICU में हमारे सिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें जो एक्यूट किडनी इंजरी होती है जो पोटेंशियली रिवर्सेबल होती है, उसको हम जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे। इसके कारण क्या है एक्यूट किडनी इंजरी के? एक्यूट किडनी इंजरी का सर सबसे बड़ा 2 इम्पॉर्टेंट कारण देखा जाता है। एक तो जो हम ओवर द काउंटर पेन किलर्स लेते हैं। अच्छा। कई बार हम पेन किलर्स बहुत लेते हैं और उसी टाइम अगर हम डिहाइड्रेटेड हैं, अगर हम पानी, यूजुअली आज के टाइम में डिहाइड्रेशन भी बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि हम लंबा कम्यूट करते हैं, फूड स्किप करते हैं, हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस में हम क्रॉनिकली डिहाइड्रेट हो गए हैं। मतलब एक होता है कि और कई बार इसका दूसरा है कि एक्यूट डिहाइड्रेशन हो गया, कि BP फॉल कर गया, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई। कई सारे जब हम ICU में है, हमें इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जी, पेन किलर का इस्तेमाल मत कीजिए, डॉक्टर की सलाह पे ही कीजिए। इस समय सुनीता जी हैं डॉक्टर शर्मा फोन लाइन पर। हेलो सुनीता जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्ते, क्या सवाल है आपका? मेरा बेटा 37 ईयर्स का है, उसकी सिंगल किडनी है और अभी तक सब ठीक है, तो आगे प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए कि वो आगे ठीक चले? तो ये सिंगल किडनी बर्थ से ही है? हाँ जी, बर्थ से है। डॉक्टर साहब, तो सुनीता जी नमस्कार। तो आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात, डरने की जरूरत नहीं है। एक किडनी भी भगवान ने दी है, वो काफ़ी है शरीर को। शरीर पूरा, आपका जो उम्र है आपके बेटे की, वो पूरी उम्र एक किडनी के साथ निकाल सकते हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑर्गन डोनेशन। जब कोई ऑर्गन डोनेट करता है, किडनी डोनेट करता है अपने किसी संबंधी को, तो अपनी फैमिली से डोनर लेते हैं एक किडनी, और एक किडनी पे डोनर पूरी लाइफ, यही देखा गया स्टडीज़ में कि 70-80 साल की लाइफ वो लेके जाते हैं। दूसरी बात, क्या ऐसा करें कि आगे किडनी की प्रॉब्लम ना हो? तो एक किडनी है, इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि डिहाइड्रेशन ना हो। जैसा कि अभी हमने चर्चा की, पानी नियमित रूप से पिएं, ऐसा कुछ चीज़ ना लें जिससे कि किडनी पर असर पड़े, ऐसी दवाइयाँ ना लें, ओवर द काउंटर मेडिसिन ऐसी ना लें जिससे कि किडनी के ऊपर असर पड़े। और तीसरा, नियमित संतुलित आहार लें, नमक का सेवन कम करें खाने में, फैटी फूड जो है, और जैसा कि मोदी जी भी बोलते हैं कि अपने खाने में 10% लिपिड की मात्रा कम कर लें, 10% तेल की मात्रा कम कर लें, और नियमित एक्सरसाइज। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका मतलब एक किडनी में व्यक्ति सर्वाइव तो कर सकता है, नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ओके। जैसे डॉक्टर साहब ने एक तो एग्जांपल दिया कि जहाँ पे हम किडनी डोनेट करने के बाद भी
पूरा ओवरऑल लाइफ जीते हैं नॉर्मल एज कम्पेयर जो भी जिसको 2 किडनीज हैं। दूसरा, बहुत सारे हमारे लोग हैं जो कई बारी 50 या 60 इयर्स पे वो कई बारी अल्ट्रासाउंड कराने गए कि उनको पेट में दर्द हो रहा है और उनको पता चलता है इंसिडेंटली उनको ये किडनी है, तब वो सरप्राइज होते हैं। और तब वो अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट वो उस समय हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू करते हैं, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार प्रवीण जी। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि किडनी में जो सिस्ट होती है उसका रीजन क्या है और कैसे उसे खत्म किया जा सकता है? किडनी में क्या होता है? जो सिस्ट सिस्ट डॉक्टर साहब, किडनी सिस्ट। किडनी में सर सिस्ट यूजली अगर उसको हम आम भाषा में बोलें तो पानी का बुलबुला। ओके। कई बार हमारे किडनीज में एज के साथ में सिस्ट हो जाते हैं। अगर हमारी एक किडनी में छोटा सिस्ट है, सिंपल सिस्ट है, अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर ने बताया कि वो सिंपल सिस्ट है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। ये हर किसी को हो सकता है एज के, जैसे एज के साथ हमारे बाल सफ़ेद होते हैं वैसा सिस्ट के साथ हो सकता है। लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम होती है जो सीरियस होती है, जो आगे चल के किडनी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसको पॉलीसिस्टिक किडनी कहते हैं। वो एक फैमिली में चलती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे को सिस्ट तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही हो जाता है, लेकिन उसकी नंबर और साइज समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो हमें इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सिस्ट में कोई घबराने की बात एकदम से नहीं है। पहले हमें अल्ट्रासाउंड रूटीन में कराते रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक करता रहना चाहिए और किडनी फंक्शन टेस्ट रेगुलरली कराते रहना चाहिए और किडनी के स्पेशलिस्ट से मिलके उसके लिए सलाह लेनी चाहिए। जी डॉक्टर, किडनी स्टोन्स की भी काफी लोगों को एक लाइन में दिक्कत बोलना है। चाहूंगा, हाँ जी। सिस्ट कैंसर नहीं होता डायरेक्टली। ओके जी, सिस्ट कैंसर नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को किडनी स्टोन से रिलेटेड दिक्कत है, एक तो उसमें भी जल्दी से पता नहीं चल पाता है, क्या रीज़न है और किस तरीके से जांच कराई जाए? तो किडनी स्टोन्स के लिए सबसे ज़रूरी है जो हमने अभी डिस्कस किया, डिहाइड्रेशन। तो हमारी जो बेल्ट है इधर की दिल्ली के आसपास, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। गर्मियों में पानी कम पिया जाता है और जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो गर्मियों में पानी कम पीते हैं, काम खेतों में करते हैं गर्मियों में। तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है फोकस करने की, पानी अच्छे नियमित रूप से पिएं। और साथ में कभी दर्द हुआ, पता लगा कि स्टोन है, तो कम से कम ये पता कर लें कि स्टोन किस प्रकार का है। तो उस चीज़ को, कि स्टोन भी अलग अलग चीज़ों का बनता है, यूरिक एसिड का, ऑक्सलेट का, तो फॉस्फेट का, जो चीज़ का स्टोन बना है उसको आहार में वो चीज़ कम करें। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। जी बिल्कुल। तो देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं किडनी हेल्थ पे। किडनी जो है मानव शरीर में 2 किडनीज होती हैं, फिल्ट्रेशन का काम करती हैं और जैसा आपने कहा जांच ज़रूर कराएं, अल्ट्रासाउंड हो, KFT हो। पर अगर शुरुआती लक्षण नज़र आते हैं किडनी की बीमारी के, तो डायलिसिस, ट्रांसप्लांटेशन से पहले क्या दवाइयों से ठीक हो सकता है? सर, अगर हमारी किडनी अल्ट्रासाउंड में स्मॉल साइज हो गई या श्रिंक हो गई है या क्रिएटिनिन या यूरिन प्रोटीन अगर 3 महीने से ज़्यादा है, तो उसको हम लोग क्रॉनिक किडनी डिसीज़ लेबल करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। ये एक ऐसी डिसीजेज हैं, अगर 3 महीने से ज़्यादा हैं तो ये हमारे साथ रहने वाली हैं। लेकिन अच्छी बात ये है, या पिछले 10-15 सालों में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आ गई जो हम कमज़ोर किडनीज़ को भी बहुत लंबा खींच सकते हैं। पहले अनफॉर्चुनेटली 90s में 80s में ऐसी ज़्यादा दवाइयाँ नहीं थी, लेकिन पिछले 10-15 सालों में नेफ्रोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट हुए हैं और काफ़ी किडनी प्रोटेक्टिव मेडिसिन आई हैं जो हमारी कमज़ोर किडनी को भी लंबे समय तक ले जाए। महाराष्ट्र चलते हैं डॉक्टर साहब, जहाँ से गणेश जी हैं फोन लाइन पर। हेलो मैम, जैसे ये पूछना था, किडनी स्टोन में जब अगर किसी को रहता है तो जैसे दूध के या कैल्शियम की चीजें वगैरह लेने से मना करते हैं, तो जैसा मतलब किडनी स्टोन पे जैसा अगर किसी को रहा तो कोई फर्क पड़ता है क्या, जैसा कैल्शियम लेने? जी, तो मैं गणेश जी को बताना चाहूँगा कि कैल्शियम लेने से कोई इम्पैक्ट किडनी स्टोन पे नहीं पड़ता है। तो अपने खाने में ये बहुत बड़ा मिथ है कि कैल्शियम लेंगे तो स्टोन और ज़्यादा बन जाएंगे। तो खाने में कैल्शियम की मात्रा को कम ना करें, नहीं तो आपकी हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये भी सच है कि हमारी बॉडी में स्टोन बनते हैं और टूटते हैं, ये साधारण प्रोसेस है? हाँ, मतलब स्टोन बनता है, अगर जो कुछ केमिकल स्टोन का है वो जाके डिपॉजिट होता है किडनी में, एक नाइडस बनाता है और उसके आसपास परतें बनती जाती हैं। अगर हम उस परतों को बनने से रोकेंगे, पानी नियमित रूप से पिएंगे, तो पानी इतना पिएं कि 2 लीटर पेशाब आ जाए। अच्छा, 2 लीटर पेशाब आने के लिए चाहे आपको 3 लीटर पानी पीना पड़े। ज़्यादा गर्मी है, इनसेंसिबल लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो पेशाब कम आएगा, तो पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। तो उससे वो परतें नहीं बनेंगी नाइडस के अराउंड, और परतें नहीं बनेंगी तो स्टोन बड़ा रूप नहीं ले पाएगा। खान पान में डॉक्टर साहब बताइए, अब तो बड़ा अच्छा सीजन आ रहा है, तरबूज है, खरबूज है, क्या खाएं सब्जी फल में? तो रंगीले फल खाने चाहिए सबसे पहली बात। सभी प्रकार के फल बहुत अच्छे रहते हैं, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे स्टोन फॉर्मेशन भी कम होता है, ब्लड प्रेशर भी कम रहता है पोटेशियम ज़्यादा होने से। रंगीले मतलब आम भी कह रहे हैं आप? जी, पोटेशियम केले में भी होता है? जी, सभी में, सभी फलों में होता है, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। केले हुए, सिट्रस फ्रूट्स हुए, तरबूज हुआ, और साथ में नमक का सेवन कम करें। अच्छा,
तो खाने में नमक का सेवन कम और खाने में फैटी फूड का, तली चिकनाई वाली चीज़ों का सेवन कम करें। तो खाने में यही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जी। लेकिन डॉक्टर, अगर किसी को किडनी के इशू के साथ कोई दूसरी हेल्थ इशू रिलेटेड है, मान लीजिए बीपी की शिकायत है, डायबिटीज़ की शिकायत है, या कोई और उनको हेल्थ इशू है, तो ऐसे में किस तरीके से प्रिकॉशंस ली जाती हैं और ट्रीटमेंट कैसे चलता है फिर? आपने क्वेश्चन में ही आंसर कई चीज़ बता दी है कि आज के टाइम में जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ जो मॉडर्न एपिडेमिक है वर्ल्ड वाइड, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो डायबिटीज़ है पहले नंबर पे, उसके बाद ब्लड प्रेशर है, और अगर तीसरा बोले तो डायबिटीज हाइपरटेंशन का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों मिलके 50% से ज़्यादा किडनी की डिसीजेस करती हैं, वो वर्ल्ड में भी है और इंडिया में भी है। और फिर इसी से होता है कि जब कॉज आइडेंटिफाई हो गया तो हम उसका अगर ऑप्टिमल कंट्रोल करते हैं, शुगर्स का अच्छा कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर का करते हैं, तो हम अपनी कमज़ोर किडनीज होने से पहले रोक सकते हैं। और सेकेंडली हम अगर हो भी गई है तो हम उसको बेहतर इलाज कर सकते हैं और उस कमजोर किडनी के साथ में लंबा जीवन जी सकते हैं। तो अपने ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नियंत्रित रखिए और शुगर को भी। इस समय महाराष्ट्र से ऐश्वर्या जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। मेरे भाई को यूटीआई था, बट अब उसे यूरिनरी 7 ट्रैक्ट महीने हो इन्फेक्शन गए हैं। जी हाँ जी। पर अभी 7 महीने के बाद भी ब्लैडर ओपन नहीं हो, मतलब ब्लैडर नेक ओपन नहीं हो पा रहा है। तो क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, यूटीआई। तो ऐश्वर्या जी, जैसा आपने बताया यूटीआई की समस्या आपके भाई ग्रसित हैं, तो पहली बात तो आपको डॉक्टर्स के पास जाके फॉलोअप करना है, पता करना है कि यूटीआई का कारण क्या है। जैसा आपने प्रश्न में बताया कि ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लैडर जो है उसमें से पेशाब पूरा निकल नहीं पाता है। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, एक तरह का अगर आपका भाई की उम्र कम है तो ब्लैडर जो है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है, जिसको हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी बोलते हैं। अगर वो समस्या है तो हमें उसके लिए CIC, यूरोलॉजिस्ट जो हैं CIC बोलते हैं, क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, वो जरूर आपको बताया होगा। वो रेगुलर रूप से करेंगे तो यूटीआई नहीं होगा। तो अपने डॉक्टर से संबंध रखें और जाके। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पे हम चर्चा करना चाहेंगे और वो ट्रांसप्लांटेशन से जुड़ा है। तो डॉक्टर उपाध्याय, एक तो ये बताइए, भारत में इस समय गैप कितना है कि हमें अगर किडनी डोनर मिल जाए तो हम ट्रांसप्लांट कर सकें, और दूसरा नोटो का रोल कैसे देखते हैं आप? सर, अगर हम देखें तो हमारे देश में हर साल 3 लाख के आसपास किडनी फेलियर के नए केसेज हो रहे हैं। लेकिन सारी सुविधा के बाद भी 15,000 के आसपास किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। 2,85,000 का डेफिसिट? यस, 2,85,000 का डेफिसिट है। उसके लिए जो सबसे बड़ा रीज़न इस समय है वो डोनर आर्गन शॉर्टेज है कि किडनीज देने के लिए लोग अवेलेबल नहीं है। उसके बहुत सारे रीजन्स है, कभी और डिटेल में बात करेंगे। फैमिली श्रिंक हो रही हैं, फैमिलीज में ज़्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं। तो इसीलिए ये एक हम लोग इस मंच से ये भी करना चाहेंगे कि जो हमारा डिसीज़ डोनर है, कि जो हम डेथ से पहले जब हम ब्रेन डेथ हैं उस टाइम पे अगर प्लेस करें कि हम अपने आर्गन्स डोनेट करें, जिससे इस डोनर आर्गन शॉर्टेज को हम बेहतर गैप इसको फिल कर सकें। डॉक्टर शर्मा, थोड़ा बताइए, ब्रेन डेड कैसे डोनेट कर सकता है और क्या क्या ऑर्गन डोनेट हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि हम बहुत आसानी से वेबसाइट पे जा सकते हैं, नोटो की वेबसाइट पे abdm.noto.org, और जाकर हम वहाँ पर बहुत ही सिंपल 2 मिनट का काम होता है, अपने आप को ऑर्गन डोनर घोषित कर सकते हैं। एक कार्ड हमको मिल जाता है, ऑर्गन डोनर कार्ड। मैं भी खुद ऑर्गन डोनर मैंने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो हम सबको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए सबसे पहली बात, और फैमिली मेम्बर्स को ये पता रहना चाहिए कि हम ऑर्गन डोनेशन के लिए हम रजिस्टर्ड हैं। तो अगर कोई दुर्घटना घटती है तो हमारे ऑर्गन्स हम दे सकते हैं, अपने किसी भाई बहन की मदद कर सकते हैं, और कम से कम हम 8 और ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको डोनेट कर सकते हैं, 8 जिंदगियां बचा सकते हैं। साथ में कुछ टिश्यूज़ भी हैं, जैसे कि बोन्स हैं, स्किन है, कॉर्निया हैं, उसको भी डोनेट कर सकते हैं। किसी को आंख दे सकते हैं, किसी की हड्डी की प्रॉब्लम है उसको एक हड्डी, किसी को चमड़ी की प्रॉब्लम है, बर्न्स हो गए हैं तो उसको स्किन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी आवश्यकता हम ही पूरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ऑर्गन डोनेशन के प्रति समाज सजग हो, ऐसी हमारी कामना। इस समय वीरपाल जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। नमस्कार। क्या सवाल है आपका? मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी उम्र 62 साल है जी, और स्वस्थ किडनी के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हमारी किडनी स्वस्थ रहे? जी शुक्रिया। 62 साल के हैं, सीनियर सिटीजन, क्या सावधानियां बरतें कि किडनी स्वस्थ रहे? आपके लिए जो सबसे पहला है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे आज तक अभी आप लीड करते आए हैं वो करते रहें, और टाइम टू टाइम रेगुलर हेल्थ चेकअप साल में 1 बार कराएं, और कोई भी मेडिसिन अगर लेनी है तो वो डॉक्टर की एडवाइस से ही लें। उचित मात्रा में पानी पिएं, सेवन करें, एक्सरसाइज अच्छा रखें, वेट अच्छा रखें, स्मोकिंग अल्कोहल अवॉइड करें। जी
जी, ट्रांसप्लांटेशन की बात करें डॉक्टर शर्मा, तो कौन व्यक्ति डोनेट कर सकता है, किसको आप हेल्दी डोनर मानेंगे? पहली बात तो कोई भी ऑर्गन डोनेट कर सकता है। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो वो बाकी ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि लीवर है, लंग है, हार्ट है। किसी को फेफड़े की प्रॉब्लम है, लंग की प्रॉब्लम है, तो वो बाकी के ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लीवर है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता हो। पहली बात तो ऑर्गन डोनर भी दो तरह के हैं, डिसीज डोनर जैसा कि डॉक्टर उपाध्याय सर ने बताया, और दूसरा लिविंग डोनर। तो अगर लिविंग डोनर की बात करें, और लिविंग डोनर में भी कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि अगर डोनर ही सीकेडी से ग्रसित है तो किडनी तो डोनेट नहीं कर सकता है, बट लीवर डोनेट कर सकता है। अगर डोनर को बीपी है, डायबिटीज है, वो किडनी डोनेट कर सकता है? अगर बीपी डायबिटीज है और कंट्रोल्ड है तो इसकी भी गाइडलाइंस हैं। अगर बीपी पेशेंट जो है बीपी कंट्रोल्ड रह रहा है 2 दवाइयों के ऊपर, तो वो अपना गुर्दा डोनेट कर सकता है। अगर डायबिटीज़ है, 60 साल से ऊपर उम्र है, कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है, किसी ऑर्गन्स के ऊपर डैमेज नहीं आया है, आइज़ के ऊपर, हार्ट के ऊपर, किडनीज के ऊपर, जिसको हम टेस्ट करके देखते हैं, तो वो अपना किडनीज डोनेट कर सकता है। जी, मध्य प्रदेश से हमारे साथ एक और कॉलर हैं। नमस्कार शैलेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। नमस्ते जी मैम, ये है कि जैसे कोई किसी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है जी, या उसके क्या सिम्टम दिखाई देंगे शरीर में जी, क्या स्किन के माध्यम से भी कोई सिम्टम दिखाई देंगे? जी डॉक्टर साहब, लक्षण क्या दिखाएंगे शुरुआती अगर किडनी समस्या हो? शुरुआती में बहुत स्पेसिफिक लक्षण पहले तो होते नहीं है, दूसरे स्पेसिफिक नहीं होते, इसीलिए मिस होने के चांस रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं कि अगर हमें रात को पेशाब ज़्यादा आ रहा है, या पहले की मात्रा में ज़्यादा रात को पेशाब आ रहा है, या किसी को अगर डायबिटीज़ है उसकी शुगर डाउन होने लगी है, या कोई यंग है उसको बीपी होने लगा है। जैसे यूजली बीपी हमारा लेट एज में होता है। अगर हमारे को किसी को 15-20 साल की एज में तो ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो हमें ज़रूर ये जानने की ज़रूरत है कि ये बीपी हो क्यों रहा है। और कई बार ये कारण किडनी होती है। आमतौर पे लोग किडनी, बीपी और हार्ट को एक साथ मान लेते हैं, लेकिन वजह उल्टा है कि बीपी किडनी की वजह से होता है और हार्ट उसका विक्टिम होता है। हार्ट के ऊपर लंबे टाइम से बीपी होने का असर पड़ता है, लेकिन किडनी बीपी क्रिएट करती है। तो इसीलिए हमें टाइम टू टाइम अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, हेल्थ चेकअप ये सब करा के देखते रहना चाहिए, क्योंकि हम जब तक हमारे को लक्षण आते हैं तब तक हम ऑलरेडी एडवांस स्टेज में पहुंच चुके होते हैं। तब शायद हम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भी बहुत कुछ ऑफर करने को नहीं होता है। अब बेहतर हो रहे हैं, पहले के कंपैरिजन में बेटर हमारे पास किडनी प्रोटेक्टिव मेडिसिन है, बट फिर भी अर्ली डिटेक्शन इज द की। बिल्कुल, और इसलिए हमें मिलकर लड़ाई लड़नी होगी ताकि हम पेशेंट केयर भी कर सकें और प्लैनेट केयर भी। तभी तो आज की डेट में सस्टेनेबल डायलिसिस की बात भी होती है कि कैसे पानी को रीयूज करें। आज कार्यक्रम में आके इस थीम पे चर्चा करने के लिए डॉक्टर सौरभ शर्मा आपका, डॉक्टर उपाध्याय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।